हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए आपको साइंस पढ़नी है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। यहाँ पे इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन से ये एमसीक्यूज़ हैं, वो भी विद दी एक्सप्लेनेशन, जिससे कि अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप उस एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते करते इसको लर्न भी कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे एक्सप्लेनेशन होने वाली है। और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे हम। टू टाइप्स की प्रोसेस होती है, कैसे कैसे होती हैं, और ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ओके, और ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, फीचर्स हैं जो कि इस चैनल को स्पेशल बनाते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which process release energy from food in living organism। राइट, मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर रही हूँ क्योंकि आपको कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी समटाइम्स टर्म क्लियर नहीं हो पाते, तो वो उनको अच्छे से कर लेंगे और उसके आंसर्स भी टिक कर लेंगे। सो विच प्रोसेस रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम फूड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो ऊर्जा को रिलीज करता है जो भी आप फूड खाते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, मतलब जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म है उनके लिए। सो ए है फोटोसिंथेसिस, बी है रेस्पिरेशन, सी है डाइजेशन, डी है एक्सक्रीशन। देखिए, ये कभी भी समझ के मत लगाइए कि आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आंसर रेस्पिरेशन ही होगा। ये ठीक है आंसर, बट आप ये भी समझिए कि वहाँ पे आपको टॉपिक नहीं बताया जाएगा कि किस टॉपिक से दिया जा रहा है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिया जाएगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन की डिमांड समझिए कि वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेस पूछ रहे हैं जिससे कि हमको खाने से एनर्जी मिलती है, खाना नहीं मिलता। ओके, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूछ रहे हैं, इसलिए आंसर है हमारा रेस्पिरेशन। देखो, जिसमें हमें खाना जो भी हम खाते हैं वो आता है, उसको डाइजेस्ट करना आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और मेनली प्लांट्स में उसके लिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं या किसी भी प्लांट के अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो उनको फूड से एनर्जी कब मिलती है, किस प्रोसेस के थ्रू, तो रेस्पिरेशन से। ओके, सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, जिसको भी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर्स के लिए आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। और पिक्चर इसलिए पेस्ट है कि ताकि चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएं, क्योंकि जो चीज़ें हम देख के करते हैं, एग्जाम्पल देख के करते हैं, तो वो ऑलवेज हमको याद रहती हैं। सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। ओके, तो ध्यान रखिएगा, फूड डाइजेशन की प्रोसेस नहीं पूछ रहे हैं, आपको ये पूछ रहे हैं कि फूड से एनर्जी कौन से प्रोसेस से मिलती है। नेक्स्ट है the process of taking oxygen into the body and the giving out carbon dioxide is called। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि बॉडी में ऑक्सीजन लेते टाइम और लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए होता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है। ए डाइजेशन, बी ब्रीदिंग, सी सर्कुलेशन एंड डी एक्सक्रीशन। सो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ब्रीदिंग। Okay, B is a right answer. Breathing is a physical process of inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. Remember, breathing जो है एक फिजिकल प्रोसेस है। कैसे, जो अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, आपकी बॉडी की सारी मसल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और ब्लड भी फ्लो हो रहा है उसी के ज़रिए, तो एक फिजिकल प्रोसेस है। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज होती है ना, वैसे ये फिजिकल प्रोसेस है। इनहेलिंग मतलब, इन का मतलब इनसाइड, इनसाइड करना, इनटेक करना, इनसाइड लेना और इनटेक करना, तो क्या लेते हैं हम एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन। और एक्सेल, एक्स देखो एक्स आ रहा है ना, तो एक्सेल मतलब एग्जिट। ओके, ये तो पता ही है एग्जिट, तो एग्जिट क्या है, एक्सेल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो कौन सी प्रोसेस है ये, ब्रीदिंग, जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, विच गैस इज इसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सी गैस जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, इसेंशियल होता है, ज़रूरी होना। मेरे एक दो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर ये इसेंशियल पढ़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। इसेंशियल मीन्स होता है, यहाँ पे नीडेड भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट भी कर सकते हो। सो इसेंशियल मीन्स ज़रूरी।
ए है नाइट्रोजन, बी है हाइड्रोजन, सी है ऑक्सीजन एंड डी है कार्बन डाइऑक्साइड। सो विच गैस इज एसेंशियल फॉर एरोबिक? देखिए ध्यान से पढ़िएगा, दो तरीके की प्रोसेस होती हैं, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक मतलब जिसमें जरूरत नहीं है, एरोबिक में किस गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन। मतलब अगर आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में तो उसको क्या, आपको क्या बोला जाएगा कि आप एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज क्यों करते हैं भाई? ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में एंटर करे, आपकी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो, और जो फिजिकल प्रोसेस हैं आपके, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो उससे आपका जो बॉडी शेप है वो अच्छा रहे और सारी मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। तो यहाँ पे एरोबिक, एरोबिक में जिसमें कि ऑक्सीजन इनटेक की जा रही है, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, जरूरी है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो ग्लूकोज है, अभी बोला ना, क्या होता है कि जो भी खाना हम खाते हैं तो आपका ऑलरेडी मैंने डाइजेशन का वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और ऐसा वीडियो है कि आपको पढ़ते पढ़ते उसकी प्रैक्टिस करते करते ही आपको लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो भी आप डाइजेशन के बाद जो भी ग्लूकोज सिंपलर फॉर्म में बना ना, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, हमारे बॉडी में एनर्जी देता है, जिससे कि हम काम कर पाते हैं, जिससे कि हम कुछ भी करने के लिए या फिर हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सपेल होती है और वाटर, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फर्स्ट अकर इन। ये पूछ रहे हैं जो विघटन है, ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का रेस्पिरेशन की प्रोसेस में सबसे पहले कहाँ होता है, ओके। ये साइड पूछ रहे हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ होता है? ए न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म, सी राइबोसोम्स एंड डी वैक्यूल। देखो अगर आपने 8th और 9th की क्लास में ना सेल अच्छे से पढ़ी है तो ये सारे टर्म्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जो वनडे एग्जामिनेशन के लिए एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ। ये सेल है, बाय द वे सेल है, कुछ भी किसी भी शेप की हो सकती है, कुछ भी बना लीजिए, ठीक है ये। और फिर इसमें ना बीच में एक सेंटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियोलस। और राइबोसोम्स क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म। ये यहाँ पे एक अलग लिक्विड फिल्ड होता है और यहाँ पे एक अलग लिक्विड फिल्ड होता है, ओके। इसके लिक्विड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के, और इस सेल के लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और राइबोसोम्स जो होता है ना, छोटे 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 छोटे, जैसे किसी ने आपने सूजी देखी है, ठीक है, रवा, जो बस उसी की तरह यहाँ पे ऐसे ऐसे बिखरा रहता है, ओके। और वैक्यूल होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल ऐसे बड़े बड़े होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि किस में शुरू होती है, तो राइट आंसर इज साइटोप्लाज्म। क्यों साइटोप्लाज्म क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ही आपकी सारी चीज़ें, सारे एंजाइम्स अवेलेबल रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन called glycolysis takes place in cytoplasm। देखो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोज को का ब्रेकडाउन किसकी प्रोसेस से होगा? ग्लाइकोलिसिस। लिसिस आप कहीं पे भी ये टर्म देखे ना तो समझ लीजिएगा कि किसी को ब्रेकअप हो रहा है किसी का, राइट। क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो भी इलेक्ट्रिक के थ्रू क्या होता है? किसी भी आप वाटर का देख लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस मेटल रिफाइनिंग में, तो यहाँ पे क्या होता है तब उस टाइम पे कि इलेक्ट्रिक पास करा के उन चीज़ों को तोड़ा जाता है। सो यहाँ पे ग्लूकोज है, अब सेल में तो इलेक्ट्रिक नहीं है लेकिन यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसको तोड़ने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की प्रोसेस क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस। और ये कहाँ होती है भाई? ये साइटोप्लाज्म में। ये पूरी सेल है, सेल को ऐसे काट के दिखाया गया है, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये पूरा साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड फील्ड है जिसके अंदर और भी सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, ओके। सो नेक्स्ट है, Which of the following is produced during anaerobic respiration in muscles? ये आपको पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं
तो आपकी बॉडी की मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन के में क्या बनता है, ठीक है। अब आप ये कहोगे, कुछ बच्चों के मन में, कुछ लोगों के मन में ये आंसर आएगा कि भाई हम तो ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम तो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, अब यहाँ पे एनारोबिक क्यों आ गया, राइट। समझती हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी ये पास किया है, तो भाई हमारे टाइम पे भी मैं भी इसी क्वेश्चन में रहती थी कि हमने तो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर से कहाँ ये एनारोबिक शुरू हो गया है। तो देखिए, अगर कभी आप डेली रूटीन से हट के कुछ काम ज़्यादा कर लेते हैं, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आया, आप उसने बोला कि चलो आज रैकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, आप ही जोश जोश में अरे वो कितना अच्छा खेल रहा है मैं भी अच्छा खेलूंगा, आपने 1-2 घंटे अच्छे से आराम से खेलना है। थोड़ी देर बाद क्या होता है शाम तक का, अरे भाई मेरा ये हाथ ही नहीं उठ रहा है, राइट। या कभी आपने डेली रूटीन से ज़्यादा वॉक कर ली, तो उस टाइम कह रहे अरे मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, आज तो बहुत चल लिया, आज कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, देखिए अब बात सुनिएगा कि जैसे आप नॉर्मल रूटीन में हैं तो आप ऑक्सीजन इनटेक करें, आपकी सारी मसल्स को ऑक्सीजन मिल रहा है भाई, ठीक है। लेकिन अभी आपने रैकेट खेला तो क्या होगा भाई, अब डेली रूटीन से हट के मसल्स बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जिस दिन आप ज़्यादा काम करते हो उस दिन आपको लगता है ना मैं ये भी खा लूँ, मुझे ग्लूकॉन डी भी चाहिए, मुझे मीठा भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, है ना, चाहे वो ब्राई भी हो तो भी चलेगा। ऐसे ही आपकी बॉडी की मसल्स भी उस टाइम पे जल्दी जल्दी काम करती है, तो इसको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। बट आपको तो भाई इनटेक उतना ही करना है जितना आप कर सकते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, इस मसल्स के पास ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है पूरी तरीके से, तो तब क्या होता है वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि एनारोबिक होता है विदाउट ऑक्सीजन या लेस ऑक्सीजन, ओके। सो मोस्टली होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो ह्यूमन बॉडी है तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन हो गई, तो इसके हम लोग ह्यूमन के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस ऑक्सीजन यूज करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे जब वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एग्जिट होने के लिए, लेकिन अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, तो अब क्या बनेगा वो आंसर पूछ रहे हैं। सो ए है अल्कोहल, बी है ऑक्सीजन, सी है लैक्टिक एसिड एंड डी है वाटर। देखिए जिन लोगों को आता होगा वो लोग ये सोच रहे होंगे मैम इतना क्यों बता रही हैं, बट ये भी सोचिए कि जिनको नहीं आता है तो वो भी तो प्रॉपर समझेंगे, और आपका क्या है, आप तो जिनको आता है देखो वो तो एक बार रिकॉल कर रहे हो ना, दैट इज बेटर। सो यहाँ पे क्या बनता है हमारा आंसर, लैक्टिक एसिड। देखिए ये है जैसे कोई भी है पर्सन ज़्यादा उस दिन वर्क कर लिया तो मसल्स में क्या होगा भाई, यहाँ पे उसको एनर्जी ऑक्सीजन कम मिल रही है। अब मसल्स क्या कह रही है, भैया हमको जितना खाना चाहिए उतना तो मिल नहीं पा रहा है, तो लो बना दिया लैक्टिक एसिड, एनर्जी तो वो दे रहा है। अभी भी आप बोलोगे कि हाँ खेल लो रैकेट, तो खेलने को देगा, बट क्या करेगा, आप जब पेन में होगे तो ज़्यादा तो नहीं खेल पाओगे, राइट। और वो एनर्जी दूसरी आपकी बॉडी की दूसरी मसल्स को भी देनी है, तो क्या बना देगा भाई यहाँ पे लैक्टिक एसिड, ओके। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस। एनारोबिक मतलब मोस्टली आप यहाँ पे टिक करेंगे विदाउट ऑक्सीजन, ओके। लेकिन हमारे ह्यूमन बींग्स के में तो कहीं ना कहीं तो ऑक्सीजन स्टोर होती ही है, तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे लेस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ए मोर एनर्जी, बी नो एनर्जी, सी लेस एनर्जी एंड डी ओनली हीट। अगर आपने पीछे जो मैंने एग्जाम्पल दिया है रैकेट और वॉक वाला, अगर आपने अच्छे से समझा है तो जल्दी से आंसर दो इसका, क्या होने वाला है, यस लेस एनर्जी। क्यों, क्योंकि भाई खेल खेल के आप थक गए हैं और अब आपकी मसल्स में क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आप क्या बोलोगे, अरे भाई आज तो मैं बहुत थक गया, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सो क्या प्रोड्यूस हुआ भाई, लेस एनर्जी। सिंस ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट। सो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है भाई, लेस एनर्जी, मतलब बहुत ही लो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में भी दिया हुआ है साइटोप्लाज्म में, इसमें केवल 2 ATP ही जनरेट होते हैं। कितने होते हैं, 2 ATP। देखो लिखा भी है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, बट कितना देती है ये, 2 ATP। और उधर ही एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा बनती है, 36 समथिंग ATP बनता है। तो नेक्स्ट है हमारा
टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर इन लंग्स आर कॉल्ड, जो छोटे छोटे टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स के, उनको क्या कहते हैं? देखो भैया 8th 9th से भी पढ़ रहे हो तो पता होगा आपको। ए ब्रोंकाइस, बी एल्वियोलाई, सी ट्रैकिया एंड डी नेफ्रॉन। ओके, सो आंसर है हमारा एल्वियोलाई। देखो याद कर लो, छोटे छोटे बलून्स क्या होते हैं? एल्वियोलाई। नाम थोड़ा अटपटा है बट याद करिए इसको तो अच्छे से हो जाएगा। छोटे छोटे बलून क्या है? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए ये आपने लंग्स का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये ट्रैकिया आता है और फिर ट्रैकिया कई ब्रांचेस में बढ़ जाता है एंड लास्ट ये कुछ इस तरह से बलून यहाँ पे ऐसे से ग्रेप्स लाइक, जैसे ग्रेप्स के बंच जो होते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पे ये छोटे छोटे एल्वियोलाइज होते हैं। और ये बोल रहे सरफेस एरिया, जैसे इंटेस्टाइन में विलाई काम कर रहे थे ना, आप पहले वाला वीडियो देखिएगा डाइजेशन वाला, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि विलाइज जो होते हैं इंटेस्टाइन में वर्क कैसे करते हैं और सरफेस एरिया कैसे बढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आपको क्या समझना है कि ये भी ना लंग्स के सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। देखो वैसे तो ये बेचारे पिचके से पड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, और जैसे ही एयर आई, आपने ब्रीदिंग किया, इनहेल किया, ऑक्सीजन को लिया, तो ये बलून क्या होते हैं? फूल जाते हैं। तो ये क्या सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं लंग्स का, है ना? आप ब्रीथ करके देखो, ऐसे इनहेल करके आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कुछ तो भरा है अंदर भाई। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर इन ईस्ट? ईस्ट में, ईस्ट क्या है भाई? सिंगल सेल, बेचारी एक सेल होती है, सिंगल सेल फंजाई। ओके, फंजाई आपने बुक में भी देखी होगी, ईस्ट बना होता है एक गोले जैसा है ऐसे फालतू का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सिंगल सेल, जैसे आपका अमीबा था, राइट। हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अमीबा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वीडियो ही अकॉर्डिंगली है कि आपको लाइन बाय लाइन से एमसीक्यूज देने हैं। ओके, सो यहाँ पे ईस्ट क्या है? सिंगल सेल फंजाई है। इसमें पूछ रहे हैं कि किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है? ए एरोबिक, बी एनारोबिक, सी फोटोसिंथेटिक एंड डी डाइजेशन। तो देखो यहाँ पे एक बात समझो भाई, ईस्ट क्या है? फंजाई, तो ये फोटोसिंथेसिस तो करेगा नहीं, ठीक है, ये बात तो भूल ही जाओ। और कहीं पे भी आपको ईस्ट दिखे ना, तो आपको सीधे सीधे लगाना है एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ईस्ट क्या कभी भी आपको एरोबिक रेस्पिरेशन करता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। घरों में भी यूज़ होता है, बेकरी में भी यूज़ होता है। क्या करते हैं? हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर लेके और उसमें थोड़ा सा चीनी डिजोल्व करते हैं और ईस्ट का पाउडर डाल देते हैं। थोड़ी देर में क्या हो जाता है? ईस्ट एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट मतलब बिल्कुल फ्लपी सा हो जाएगा, मतलब पूरी तरह बन जाता है, मैच्योर हो जाता है। और उसके बाद आप कोई भी डो लगा लो, कोई भी आटा लगा लो और भाई आपका केक, आपकी ब्रेड, ये सब तैयार हो गई, ठीक है। तो चलो देखो, मैंने बेकरी का भी बता दिया आपको। तो ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन। क्यों भाई? हमारा एनारोबिक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एनारोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन आप अपने मामले में, ह्यूमन बींग्स के मामले में लेस ऑक्सीजन यूज करना, ओके, टू फॉर्म एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये क्या बनाता है? एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो प्रोसेस है ना, जैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है और इसमें क्या बन रहा है? ये इथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल होता है और ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही है ऑल अल्कोहल, ठीक है। ये इथेनॉल एक पर्टिकुलर नाम है और ये किसके अंडर आता है? अल्कोहल के अंदर, क्योंकि इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्रेगम। डायफ्रेगम में ऐसे डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी इसकी। तो यहाँ पे क्या है? जैसे ही आपका ये लंग्स है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये एक तरीके का डोम लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसे ही डायफ्रेगम में बोलते हैं। ए इनहेलेशन में मतलब जब आपने ब्रीद इन किया, ठीक है, सांस ली है, तब बताइए कि डायफ्रेगम क्या करता है, कैसा हो जाता है? ए मूव अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर उठता है, बिकम फ्लैट, सी स्टॉप वर्किंग, डी रिलैक्सेस कंप्लीटली। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपने थोड़ा सा भी इसको अभी पहले से पढ़ रखा है ना, तो आप आंसर लगाएंगे। आप ब्रीथ इन करके देखो, आपका डायफ्रेगम जो है वो फ्लैट हो जाता है। क्या होता है? बिकम फ्लैट। आओ जरा इस देखते हैं यहाँ पे
देखो ये है ना, लंग्स कुछ इस तरीके का है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये इस तरीके से रहता है हमारी बॉडी में, और ये एक ना पार्टीशन का भी वर्क करता है। यहाँ पे स्टमक होता है ना, तो ऐसा तो है नहीं, ये देखो आप जब भी ना बहुत तेज तेज आपने रन किया, उसके बाद आप बहुत तेज तेज सांस ले रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि स्टमक जो है वो लंग्स की तरफ आया जा रहा है, नहीं। ये एक डायफ्रैगम है ना, जो एक पार्टीशन वॉल का काम करता है, बस दोनों को डिवाइड रखता है कि भाई जब ज़्यादा आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, ज़्यादा ब्रीदिंग कर रहे हो, तो भी स्टमक आपका अपनी जगह रहेगा और लंग्स अपनी जगह रहेंगे। सो डायफ्रैगम में क्या है, एक तरीके का बैरियर है कि लंग्स जो हैं वो किसी और ऑर्गन में ना मिल जाए आके। तो द डायफ्रैगम में कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन, इंक्रीजिंग चेस्ट स्पेस फॉर लंग्स टू एक्सपेंड। देखो अभी भी समझो, आप जैसे ब्रीद इन किया आपने, राइट, तो क्या हुआ, लंग्स बिल्कुल फूल गए, एल्वियोलाई आप ऑक्सीजन फिल हुई और एल्वियोलाई जो है बिल्कुल फूल गए हैं। उस टाइम पे क्या है कि आपको लगता है कि आपका स्टमक वाला पार्ट नीचे चला गया है और चेस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। तो वो किस लिए, क्योंकि ये जो वाला जो है ना, ये क्या करता है कि ये बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट हो जाता है। तो ये लंग्स को ना एरिया प्रोवाइड करता है कि लो भाई हम नीचे दबे जा रहे हैं, और लंग्स जो है वो फूल के चौड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, जैसे ही हम एक्सेल करते हैं, हम ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अब हमने ब्रीद आउट करना है, तो उस टाइम पे क्या है कि लंग्स अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं और डायफ्रैगम भी जो है वो अपनी पोजीशन पे इस तरीके का आ जाता है। ओके, सो इनहेलेशन में क्या है, फ्लैट हो जाता है। ओके, इन में फ्लैट और एक्स में डोम, ठीक, याद रहेगा। सो डायफ्रैगम कॉन्टैक्ट एंड फ्लैटन इंक्रीज द चेस्ट स्पेस फॉर द लंग्स टू एक्सपेंड। What is a respiratory pigment present in the human blood? यहाँ पे आपको ये पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब कण, ऐसा कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि रंग वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड। हमारे जो ब्लड में है, खून में है, ऐसा कौन सा है। ए क्लोरोफिल, अगर होता तो हम लोग सारे हरे होते। ओके, बी प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन और डी प्लेटलेट्स। ओके, तो यहाँ पे पिगमेंट कौन सा है, प्लाज्मा इज नॉट अ पिगमेंट, प्लेटलेट्स ऑल्सो इज नॉट अ पिगमेंट, तो यहाँ पे आंसर क्या है, यस हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन जो है ना, एक तरीके का प्रोटीन है। ओके, और वो भी रेड कलर देता है क्योंकि यहाँ पे हीम प्रेजेंट है। ओके, और ग्लोबिन क्या है, हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब यह हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू दी बॉडी सेल्स। आपको यही तो डाइजेशन में भी मैंने बताया था कि सारा का सारा खाना डाइजेस्ट होके ब्लड को दे दिया जाता है, और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके जगह जगह जो भी कैपलरीज, जिस भी एक एक सेल में जो कैपलरीज घुसी हुई है ना, उनको भी देता है। और इसी के ज़रिए क्या होता है, उसी ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी जाती है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिलेट करके क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट, जिससे कि जितना अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हो उतना ही आपका ब्लड भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आपकी जो आपकी जो फेस का कलर है, बॉडी का कलर है, वो भी खूब निखर के आता है। ठीक है, तो अच्छे से ब्रीदिंग किया करो। सो हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स। नेक्स्ट है द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड, विंड पाइप को क्या कहते हैं, ए ब्रोंकस, बी एल्वियोलाई, सी ट्रैकिया एंड डी डायफ्रैगम। सॉरी फॉर दिस, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है सेटिंग करने में को। चलिए आप फोकस करिए ऑप्शंस पे। तो विंड पाइप को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ट्रैकिया, डायफ्रैगम या ब्रोंकस। ओके, सो विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया। देखिए ये इस तरीके का डायग्राम है, और डायग्राम में क्या है, ये लैरिंग्स है, मतलब जो पार्ट हमारे नेक से जुड़ा होता है, और नेक किससे जुड़ी है, ये ट्रैकिया, ये पाइप जो है, ठीक है। और ये यहाँ पे सीधे कहाँ से जुड़ा होता है, नेसल कैविटी से, नॉस्ट्रिल से और नेसल कैविटी। तो ये क्या है, हमारा ट्रैकिया, एक तरीके का पूरा पाइप अंदर की तरफ जाता है चेस्ट में, और इसे ही पूरा स्टर्नम पार्ट भी कहते हैं। और ये यहाँ पे ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है, जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती है ना, कि यहाँ से ये उल्टा पेड़ समझ लो, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी गर्दन में इसकी रूट्स हैं,
और ये यहाँ पे क्या है कि ये पूरा ट्रंक है इसका, और उसके बाद ट्रंक की ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये जो ब्रांचेस है ना, 2 ब्रांचें ये ब्रोंकाई हैं, और उसके बाद जो ये छोटी छोटी निकलती हैं यहाँ पे, उसको ब्रोंकस कहते हैं। ओके, सो आप करिए इसको कि आप लिख भी सकते हैं क्योंकि ये आता भी है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में भी, कि आपने इसको याद किया, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई और फिर ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस, ये या ब्रोंकस बोलते हैं या ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि और भी ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती जाती हैं, जैसे बिल्कुल ट्री होता है। ठीक है, ट्री को उल्टा देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखेगा। ये ट्रंक हो गया, और उसके बाद ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई निकले हैं, फिर आते हैं ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रैकिया इज अ ट्यूब दैट कैरीज एयर टू दी लंग्स, मतलब आप जो सांस ले रहे हैं नोज से, वो सीधे ट्रैकिया के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू अंदर जाती है और एल्वियोलाई में भर जाती है। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी ब्रीथ फास्टर आफ्टर रनिंग। हम आफ्टर रनिंग मतलब दौड़ने के बाद इतना फास्टर ब्रीथ क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं? ऐसे मजाक मजाक में थोड़ा ना होता है कि हाँ भाग लिए और किसी को दिखाने के लिए हम फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं। क्या आप नॉर्मल बैठे बैठे फास्ट ब्रीदिंग कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं भाई, एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होता। ओके, सो ऑप्शन ए है टू कूल द बॉडी, to remove extra water, to supply more oxygen to the muscles and to digest food quickly. So cool the body देखिए नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलोगे हाँ हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि जो स्वेटिंग होती है वो चली जाती है, वाटर रिमूव हो जाता है, तो नहीं। क्या करने के लिए? ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए। टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू दी मसल्स। हम क्यों जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं? ताकि जहाँ कहीं पे हमारी मसल्स जिसको ऑक्सीजन कम मिल रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ना स्टार्ट हो जाए, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी इनटेक करते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग रनिंग मसल्स नीड मोर एनर्जी, सो ब्रीथ रेट इंक्रीजेस टू प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑर्गन हेल्प्स इन ब्रीदिंग मूवमेंट। इनमें से कौन सा ऑर्गन ब्रीदिंग मूवमेंट में हेल्प करता है? ए किडनी, बी हार्ट, सी डायफ्रैगम एंड डी लिवर। सो यहाँ पे किडनी, हार्ट और लिवर इज इम्पॉसिबल, सो नेक्स्ट आंसर इज डायफ्रैगम। ठीक है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू that this is a diaphragm which is a dome like structure. when we breathe in तो diaphragm में क्या बन जाता है? फ्लैट हो जाता है। याद रखिए, इन में इनटेक में फ्लैट हो जाता है, इन फ्लैट, और एक्स में क्या होता है? एक्सडोम। ठीक है, एक्सलेशन में, एक्सलेशन के टाइम डोम शेप वापस हो जाता है। और ये देखो जैसा मैंने बताया था ना, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को ये अलग अलग रखता है। ओके, थोरेसिक कैविटी हिंदी में बता देती हूँ, मतलब जो चेस्ट पार्ट है उसको, और एब्डोमिनल मतलब जो पेट वाला, स्टमक वाला हिस्सा है ना, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सो ये अलग लगता है उसको। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ए है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी है लैक्टिक एसिड ओनली, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एंड डी है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। देखिए प्रोडक्ट हम कहाँ यूज करते हैं? केमिस्ट्री आपने पढ़ी है तो याद रखिए कि इस साइड पे होते हैं रिएक्टेंट्स, और इसके बाद इस साइड पे यानी कि सॉरी लेफ्ट साइड पे होते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड पे होते हैं प्रोडक्ट। ये केमिस्ट्री का रूल है। ओके, तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ ही ली होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये 10th क्लास में है, उससे पहले तो 9th क्लास में 8th क्लास में भी रिएक्शंस आ जाती हैं। सो लेफ्ट साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट्स, और राइट साइड में होते हैं प्रोडक्ट। अब आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, तो क्या बनता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी, या ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। सो राइट आंसर इज सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। देखो आपको मैं एक चीज और रिकॉल करा देती हूँ, आपने ये प्रोसेस कहीं देखी है? ठीक है, अब आप बोलोगे मैम यही तो देख रहे हैं। नहीं भाई, सुनिए बात को, ये इस प्रोसेस को अगर हम रिएक्टेंट बना दें और इसको प्रोडक्ट बना दें तो कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस। रिमेंबर,
याद आई? ठीक है, यही बात मैं पूछ रही थी। तो फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट होता है रेस्पिरेशन। ओके, फोटोसिंथेसिस में खाना हम बनाते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। लेकिन इसी एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, जब ये खाना बन जाता है तो इस खाने को फिर से तोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। पृथ्वी का नियम है परिवर्तन, संसार का नियम है, ठीक है, गिव एंड टेक लगा रहता है। तो याद रखिए, फोटोसिंथेसिस इज अ जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में ये चीजें हम रिएक्टेंट में यूज करते हैं, बट रेस्पिरेशन में यही चीजें हमको प्रोडक्ट में मिलती हैं। In anaerobic respiration, aerobic respiration, glucose breaks down completely into carbon dioxide and water with the release of energy. याद रखिएगा, photosynthesis process is a just reversible process of the respiration. Next है the breakdown of glucose is start in. अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, दैट इज कॉल्ड, रिकॉल इट, ग्लाइकोलिसिस। ओके, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। सो वो कहाँ पे हो रहा था? ए न्यूक्लियस में, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी साइटोप्लाज्म या डी राइबोसोम्स। किस में एक्सप्लेन किया था मैंने? यस, आंसर इज साइटोप्लाज्म। देखिए, the first step of respiration called the glycolysis, that is a breakdown of glucose, occurs in the cytoplasm of the cell. कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, वो भी साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्म में। सो यहाँ पे कुछ मेंशन है, देखो यहाँ पे 2 एनर्जी बन रही है और नीड नो ऑक्सीजन, दैट मेक्स 2 ATP, क्योंकि यहाँ पे कैसा रेस्पिरेशन हो जाता है भाई? एनारोबिक। तो यहाँ पे नो ऑक्सीजन है। अकर्स इन द साइटोप्लाज्म जस्ट आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे ये है 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, पायरुविक एसिड। ये अभी आपके में है नहीं, तो इतना ज़्यादा डीप पे मत जाइए, वो मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। यहाँ पे पूछ रहे हैं गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? अब आप बोलेंगे लंग्स में। लंग्स से कहाँ पे, किस ऑर्गन में होता है? लंग्स के बाद भी ए ट्रैकिया, बी ब्रोंकाई, सी एल्वियोलाई एंड डी नोज। नोज मत लगा दीजिएगा कि हम भैया यहीं से ऑक्सीजन और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल कर रहे हैं। नो, तो राइट आंसर इज एल्वियोलाई। देखो, ये एल्वियोलाई मैंने बताया था, बहुत सारे ग्रेप्स लाइक ग्रेप्स का जो बंच होता है ना, इस तरीके से छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन हर बलून लाइक स्ट्रक्चर में इस तरीके से जो आपकी आर्टरी और वेन्स है ना, वो कैपलरी की फॉर्म में हर एक एल्वेलाई में, भाई बॉडी में से कहीं से भी काटो खून निकलेगा। ओके, तो क्यों है? क्योंकि हमारी जो वेन्स और आर्टरीज है ना, हर एक सेल में कैपलरी की फॉर्म में घुसी हुई है अंदर, ठीक है, इंडल्ज है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एल्वेलाई जो होती है ना, यहीं से ही कार्बन डाइऑक्साइड इनमें जो वेन्स हैं उससे यहाँ पे दे दी जाती है, और फिर वापस से आर्टरी में जो ऑक्सीजन है वो आर्टरी को दे दी जाती है, ताकि जाओ आर्टरी पूरी बॉडी में, जो प्योर ब्लड होता है आर्टरी में ही तो होता है। अभी आगे सर्कुलेटरी भी एक्सप्लेन करूँगी, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो आर्टरीज को दे दिया जाता है, और जो वेन्स आती हैं खाया पिया पचाया हुआ गंदा वाला, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देती हैं। तो भाई ये जो फूलता पिचकता है ना, जब हम सांस ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो उसी से ही ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ दिया जाता है। और सोचिए, ये विद इन अ सेकेंड्स काम होता है, कितनी जल्दी प्रोसेस होती है। आप तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर लेते हैं, बट उसको कितना काम करना पड़ रहा है बेचारी को। सो एल्वियोलाई हैव अ थिन वॉल एंड रिच ब्लड सप्लाई फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। ओके, सो गैस एक्सचेंज का होता है एल्वियोलाइज में। नेक्स्ट है द विंड पाइप डिवाइड्स इनटू द 2 ट्यूब्स कॉल्ड। विंड पाइप क्या था? दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। विंड पाइप का दूसरा नाम क्या था? ट्रैकिया। रिकॉल करिए, ट्रैकिया। अब ये पूछ रहे हैं जो ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था उसको क्या कह रहे थे? अगर याद आ गया हो तो अच्छी बात है। ए है एल्वियोलाई, बी है ब्रोंकाई, सी है डायफ्रैगम एंड डी है रिब्स। सो आंसर इज ब्रोंकाई। आपको रिकॉल करिए। देखो, ये था, मैंने बोला था ना, ट्रैकिया इज जस्ट लाइक अ उल्टा ट्री। तो यहाँ पे ये रहा ट्रंक, और ट्रंक के बाद यहाँ पे ब्रांचेस निकली हुए, 2 लंग्स हैं हमारे, तो दोनों में एक एक ब्रांच जाएगी, और इसको क्या बोलते हैं भाई? ब्रोंकाई। और उसके बाद ये यहाँ पे ब्रोंकाई जो होते हैं वो ब्रोंक्यूल्स में
अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और ये ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, एल्वियोलाई में धसे हुए होते हैं, एल्वियोलाई तक पहुंचते हैं। सोचिए, ऑक्सीजन आई, मैकेनिज्म समझ लीजिए, ऑक्सीजन आई, उसके बाद यहाँ पे गई, यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे आई, एल्वियोलाई में क्या था, वेन और आर्टरी, ठीक है, इस तरीके से। तो जो पूरी बॉडी से वेन आई है वो इसको CO2 दे देगी, CO2 दे देगी, और यहाँ से जो हमने ऑक्सीजन टेक करी है, इनटेक की है, वो आर्टरीज को सप्लाई कर दी जाएगी वो पूरी बॉडी में। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार है, ये तो प्रोसेस चलता रहता है। जैसे आप किसी क्यू में खड़े हो तो और किसी को पास कर, कोई चीज़ पार्सल पास करना हो तो एक 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई 1 ऐसे देते जाते हैं ना, तो ये प्रोसेस ऐसे ही होती है। इसी तरीके से, इसीलिए तो मैं आपसे पहले भी बोल रही थी, बॉडी में लेस ऑक्सीजन यूज़ करिए, ह्यूमन के केस में नो ऑक्सीजन यूज़ मत करिए, क्योंकि किसी ना किसी ऑर्गन में, बॉडी में किसी ना किसी ऑर्गन में तो ऑक्सीजन रहनी है। और फिर जब ये वेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देती है, तो ये फिर वापस इसको दे देता है, तो ये एक्सपेल कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग रेट। कौन सा ब्रेन का, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने की रेट को कंट्रोल करता है। ए सेरेब्रम, बी सेरेबलम, सी मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड डी है स्पाइनल कॉर्ड। सो याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लिंगेटा। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। CM याद रखिए, रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा। ओके, RCM लो, ठीक, RCM रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है, मतलब वॉलेंट्री जो आपकी इच्छा से होती है, इनवॉलेंट्री जो आपकी इच्छा से नहीं हो सकती, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ठीक, ब्रीदिंग, हार्ट का पंपिंग करना। सो दीज आर कॉल्ड द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट, जो आपकी इच्छा से नहीं होती। और ये मेडुला होता कहाँ है भाई, यहाँ पे ब्रेन स्टेम के जस्ट नीचे, मतलब आप ये जो पार्ट है ना जो नेक पे आता है ब्रेन का, ओके, तो ये वहीं पे ही रहता है और इसी से ही ब्रीदिंग रेट और सर्कुलेटरी रेट, हमारा हार्ट पंपिंग रेट कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाई डू द स्मोकर्स ऑफन सफ़र फ्रॉम ब्रीदिंग। जो स्मोकर्स होते हैं ना, सिगरेट पीने वाले, स्मोकिंग करने वाले, तो वो ब्रीदिंग की कौन सी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, कि क्या परेशानी होती है उनको ब्रीदिंग में। A, lack of water, B, damage of alveoli, C, exchange oxygen and D, strong muscles. Sorry for this. यहाँ पे क्या है कि लैक ऑफ वाटर, डैमेज टू एल्विलाई और एक्सेस ऑक्सीजन, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ये स्ट्रॉन्ग मसल्स हो जाती हैं। मुझे तो नहीं लगता स्ट्रॉन्ग मसल्स हो जाती हैं। और लैक ऑफ वाटर, वाटर तो चलो, लैक ऑफ ये डिहाइड्रेशन तो नहीं होता है क्योंकि वो तो कवर अप किया जा सकता है। तो आंसर क्या है हमारा, डैमेज टू एल्वियोलाई। आपको ये बताया जाता है, टीवी पे भी ऐड आता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनके क्या होते हैं, धीरे धीरे एल्वियोलाइज क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आप सिगरेट का जो स्मोक है ना वो इनहेल कर रहे हो, तो वो इनहेलेशन में क्या करता है, इन एल्वियोलाइज को डैमेज करता है। देखो ये नॉर्मल है, हमारी कितनी अच्छी पंप की हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फूली फूली बलून की तरह। अब जब जो भी स्मोकिंग करता है उसकी एल्वियोलाइज बेचारी ऐसी सूख जाती हैं, ठीक है, जैसे एल्वियोलाइज को बाहर उठा के रख दिया और एल्वियोलाइज का पानी चला गया हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, डैमेज करता है, स्मोक जो भी रेगुलर स्मोकर्स होते हैं उनके एल्वियोलाइज को डैमेज कर देता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया इन लंग्स। ठीक है, सो ए है ब्रोंकाई, बी है ट्रैकिया, सी है एल्वियोलाई एंड डी है डायफ्रैगम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स, अभी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, रिकॉल करिए। ए ब्रोंकाई, बी ट्रैकिया, सी एल्वियोलाई, डी डायफ्रैगम। डायफ्रैगम मत लगाइएगा भूल के भी। सो आंसर है एल्वियोलाई। क्यों, क्योंकि ये लंग्स में बात कर रहे हैं, लंग्स के नीचे की बात नहीं कर रहे हैं। लंग्स में क्या होते हैं, एल्वियोलाइज, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर। मैंने बोला ना, वैसे तो जब आप एक्सेल करते हो तो बेचारे ये पिचक जाते हैं और जैसे ही आप इनहेल करते हो ये फूल जाते हैं। तो एक तरीके से क्या है, सरफेस एरिया तो बढ़ा रहे हैं। और ये कितने होते हैं, मिलियंस इन नंबर। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट है,
The process of breathing out is called breathing आउट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए इनहेलेशन, बी एक्सहेलेशन, सी सर्कुलेशन एंड डी डिफ्यूजन। तो यहाँ पे देखो ब्रीथ आउट है, आउट आउट मतलब निकल जाना, निकल जाना मतलब एग्जिट, ऑलवेज याद रखो एग्जिट। तो एग्जिट क्या है? एक्सहेलेशन। एग्जिट से क्या आया? एक्सहेलेशन, कभी भी नहीं भूलोगे। सो आंसर है हमारा एक्सहेलेशन। देखो ब्रीथ जब इन करते हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो चेस्ट क्या हो जाता है? फूल जाता है, और जो डायफ्रैगम है वो भी फ्लैट हो जाएगा। ओके, अब जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो लंग्स अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गए और ये डायफ्रैगम जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। प्रोसेस मैकेनिज्म समझ में आई है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस तरह से एक्सप्लेनेशन करते करते आपको कुछ भी पार्ट याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको याद होना ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो और इससे आपको बुक में या नोट्स में टाइम स्पेंड करना नहीं पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट है हाउ मैनी लंग्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ह्यूमन में कितने लंग्स प्रेजेंट है? 1 2 3 4। तो भाई साफ सीधी बात है, हमारे पास 2 ही लंग्स होते हैं। ह्यूमन हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, दैट मीन्स 2। ओके, लोकेटेड इन साइड द चेस्ट कैविटी, राइट, यानी कि चेस्ट कैविटी में कितने हैं? 2। ओके, so next है which organ separate chest cavity from the abdominal cavity। I already explained that कि चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को कौन अलग करता है? हार्ट, लीवर, डायफ्रैगम या ब्रोंकाई। सो आंसर है हमारा डायफ्रैगम। कौन अलग करता है भाई? डायफ्रैगम। ये देखो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये रही पूरी हमारी चेस्ट कैविटी, और ये है यहाँ पे स्टमक। अंदर की तरफ जो होता है ना वो हमारा एब्डोमिनल पेट वाला एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट। तो डायफ्रैगम इज अ मस्कुलर शीट बिलो द लंग्स। ओके, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपको एक बार और रिवाइज करेंगे तो आई थिंक अच्छे से याद हो जाएगा। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगे से आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं और मैं डेली बेसिस पे इसी तरह एमसीक्यूज की प्रैक्टिस एक्सप्लेनेशन के साथ कराती रहूँगी। सो डोंट मिस इट, और आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।